देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत में जो आक्रमणकारी आए थे, एक अरब आक्रमणकारी जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा तुर्क आक्रमणकारी जिसका नाम था महमूद गजनबी। मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी दोनों का भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और यहाँ से धन संपदा लूट करके मध्य एशिया में एक नए साम्राज्य की स्थापना करना। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत में उनका साम्राज्य स्थापित हो। वो भारत में राज्य करना नहीं चाहते थे। कौन? मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी। इनके विपरीत जो गौरी आया, उसका उद्देश्य था भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करना। ये भारत में राज करना चाहता था। तो हम देखते हैं कौन था गौरी, कहां से आया था और उसने भारत पे कब कब आक्रमण किए, किन किन लोगों से इसका सामना हुआ। अभी तक हमने गजनबी को देखा था। गजनी नाम का जो अफगानिस्तान में कबीला है, वहां पर जब गजनी वंश समाप्त हो गया महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद, वहां पर गौरी नाम का एक कबीला है शासन में आ जाता है। कहां पर? अफगानिस्तान। ठीक है। और उसी गौरी कबीले का मैं पैदा हुआ था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी की पूरी कहानी हम आज पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी। इसे शिहाबुद्दीन भी कहते थे, या इसका मुजुद्दीन गौरी या मोहम्मद गौरी, ये इसके नाम थे। ने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। आपको पता ही है, 1100 से लेकर 1200 के बीच का समय कहलाता है 12वीं शताब्दी। 1175 1175 में, 1178 में, 1186 में, और लेकिन जो फेमस हैं वो हैं 1191 और 1192। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। यानी कि हम क्या समझ रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए, महमूद गजनवी का भारत में लूटपाट करने वापस चले जाने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। जब गजनवी भारत में लूटपाट करके चला गया, आपको पता है कि 1001 से 1017 तक, 1027 तक भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। किसने? महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर 1025 में सबसे प्रसिद्ध इसका आक्रमण था, भीम प्रथम के समय। और मोहम्मद गौरी ने भारत में उसके बाद तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी हमेशा अपने बड़े भाई गयासुद्दीन का सम्मान करता था, क्योंकि वास्तव में राजा इसका बड़ा भाई गयासुद्दीन ही था और ये उसके सेनापति के रूप में कार्य करता था। इसने बहुत से युद्ध अभियानों का नेतृत्व किया और बहुत से इलाकों को जीता, पर अपने बड़े भाई का बड़ा सम्मान करता था और एक स्वतंत्र शासक होते हुए वह स्वयं को उसके अधीन मानता था। उसने भले ही भारत के बहुत बड़े हिस्से पे या अफगानिस्तान के बहुत से हिस्से पे कब्जा कर लिया था गौरी ने, पर हमेशा अपने बड़े भाई के अधीन ही अपने आप को मानता था। 1203 में गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुजुद्दीन के उपाधि धारण करके गौर, जो अब वर्तमान कहाँ पड़ता है? आधुनिक अफगानिस्तान में। गौर काय का नाम है, कबीले का नाम है। जब 1203 में उसका भाई मर गया गयासुद्दीन, तो फिर वो गद्दी पे बैठा और उसने मुजुद्दीन के उपाधि धारण की और अपनी राजधानी बनाया। गौर महमूद गजनबी के अधीन एक छोटा राज्य था। पहले जब गजनबी हुआ करता था तब गौर क्या था? एक छोटा सा कबीला, एक छोटा सा राज्य था गजनबी के अधीन। जब गजनबी की मृत्यु हो गई तो गौर कबीला प्रभाव में आया। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तथा कत्लेआम कर लूटपाट मचाई। बहुत सारे लाखों लोगों को मार दिया, काट दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, धन संपदा को लूट लिया। आप उनकी निर्दयता का इससे अनुमान लगा सकते हो कि वो यहां से लोगों को मारते थे, काटते थे, धन संपदा तो लूटते थे,
हमारी बच्चियों को, लड़कियों को, सुंदर महिलाओं को यहाँ से और हष्टपुष्ट जवानों को बंदी बना के ले जाते थे, जवानों को गुलाम बनाते थे, और काबुल की मंडी में महिलाओं की नीलामी होती थी। ये मतलब बहुत ही निर्दयी तरीका था उनका। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। देखो, अभी तक साम्राज्य नहीं बनाया था तो न कासिम ने बनाया था न गजनबी ने बनाया था, वो लूटपाट करके चले गए थे, पर इसने अधिकार कर लिया और बहुत से क्षेत्र पर यह शासन करने लगा। इसने किया, इसके गुलामों ने किया। बाद में इसी के कारण भारत में मुस्लिम इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हम इसकी शुरुआती बात करें तो मोहम्मद गौरी गजनी तथा हेरात के मध्य स्थित एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र गजनी का शासक बना। क्षेत्र था गजनी, उसी इलाके का शासक बना। छोटा सा क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ज्यादा कुछ उपजाऊ नहीं है, बड़े समृद्ध राज्य नहीं है, गरीब इलाका है पूरा। मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का था। ये भी आप याद कर लेना, किस वंश का था? संसवानी वंश का था। संसवानी वंश था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। इसके बड़े भाई का नाम गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ठीक है। 22 शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। 22 शताब्दी के मध्य में ही गौर वंश की स्थापना हुई वहां पर। और गौर वंश की नींव गौरी के चाचा, गौर वंश की जो नींव थी उसके गौरी के चाचा, जिनका नाम था अलाउद्दीन जहां सोज। अलाउद्दीन जहां सोज ने गौर वंश की स्थापना करी थी। ठीक है। अलाउद्दीन जहां सोज ने सिबाउद्दीन मोहम्मद गौरी और उसके भाई गयासुद्दीन को कई सालों तक अपनी जेल में रखा। राजा उसका चाचा बन गया, लेकिन ये लोग उसे शायद दिक्कत दे रहे होंगे, इसलिए गौरी को, उसके भाई गयासुद्दीन को, दोनों को जेल में बंद कर दिया था उसके चाचा, किसने? जहां सोज, अलाउद्दीन जहां सोज ने। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, जब उसका चाचा मर गया तो उसका चाचा का लड़का सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी शासक बन गया। सैफुद्दीन, देखो अलाउद्दीन जो जहां सोच था वो चाचा था, उसके भाई, उसके जब ये जो हमारा अलाउद्दीन जहां सोच की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन जहां सोच का बेटा कौन था? सैफुद्दीन गद्दी पे बैठा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? फिर से सुन लो। गौरी वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी के चाचा अलाउद्दीन जहां सोज ने करी थी। अलाउद्दीन जहां सोज ने मोहम्मद गौरी उसके बड़े भाई गयासुद्दीन को जेल में बंद कर रखा था। कुछ समय बाद उसके चाचा की मृत्यु हो गई, अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन की जब मृत्यु हुई तो चाचा का बेटा, जिसका नाम था सैफुद्दीन, गद्दी पे बैठा। सैफुद्दीन गद्दी पे, अलाउद्दीन का बेटा सैफुद्दीन गद्दी पे बैठा, और उसने गयासुद्दीन को और मोहम्मद गौरी को जेल से आजाद कर दिया। बाप ने बंद किया था, बेटा ने आजाद कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद सैफुद्दीन की मृत्यु हो गई, उसके चाचा के बेटा की भी मृत्यु हो गई, और उसके बाद फिर गयासुद्दीन गद्दी पर बैठ गए। गयासुद्दीन 1203 में मर गया, तो फिर कौन बैठे गद्दी पे? मोहम्मद गौरी। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, सैफुद्दीन की मृत्यु बाद गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी को शासक बनाया, और गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1163 ईस्वी में गौर को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वास्तव में गौर का स्वतंत्र शासक कौन हुआ? गयासुद्दीन हुआ। इससे पहले उसके चाचा या चाचा का बेटा था, तो वो स्वतंत्र राज्य या बड़ा राज्य नहीं था। गौर साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में था। प्रारंभ में गौर गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य हुआ करता, अभी बताया मैंने। 1173 में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गौर क्षेत्र सौंप दिया। वो इलाका किसे दे दिया उसने? अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को। और स्वयं गजनी पर अधिकार कर ख्वारिज्म के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया, और खुद ने गजनी पर अधिकार कर लिया, गौर दे दिया अपने छोटे भाई को। ठीक है। किसको? मोहम्मद गौरी को गौर दे दिया, और गयासुद्दीन चला गया गजनी और ख्वारिज्म से लड़ाई लड़ने लगा। मोहम्मद गौरी अब 1173 में गौर कबीले का जो है क्या बन गया है? शासक बन गया है 1173 में। ठीक है। शासक बन गया है, तो भले ही वो शासक है, लेकिन स्वतंत्र शासक होते हुए भी वह अपने बड़े भाई का सम्मान करता है, क्योंकि उसको जो राज्य दिया है उसके बड़े भाई ने ही तो दिया है।
अब 1173 में जब वो गौरी नाम के कबीले का प्रमुख बनता है तो उत्तर में तो जा नहीं सकता, वो पश्चिम में। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिम में उसका भाई गजनी प्रशासन कर रहा है। अब उसे अपने राज्य का विस्तार करना है, उसे अपने राज्य का विस्तार करना है, तो वो कहाँ आएगा? दक्षिण की या दक्षिण पूरब के लिए आएगा। तो दक्षिण पूरब मतलब क्या हो जाएगा? भारत। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपको बताऊं कि ये इलाका है, ये है गौर कबीला, यहाँ पर ये है गौर कबीला, यहाँ का शासक बन गया कौन? गौरी। और यहाँ गजनी में कौन? उसका भाई गयासुद्दीन। अब इधर तो वो जाएगा नहीं, तो उसने आक्रमण किधर करना शुरू कर दिए? इधर भारत में। गौर 1173 में बैठा है यहाँ पर गद्दी पे। कब बैठा है? 1173 में गौरी। और उसके बाद में शासक कौन बनता है? उसके बाद में जो शासक बनता है वो जो गजनी अपने सिंहासन संभाल लेता है गयासुद्दीन, और मोहम्मद गौरी बैठता है कहाँ पर? अपना गौरी पे। और अब वो भारत पे आक्रमण करता है। वो भारत में उसने पहला आक्रमण किया 1175 में। कब किया? कहां पर किया? मुल्तान में। ये कौन सा इलाका है? मुल्तान। ठीक है, उसने मुल्तान को जीत लिया 1175 में मोहम्मद गौरी ने। ओ 1175 में मुल्तान में आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी आगे बढ़ता है तो कहाँ पहुंचता है? गुजरात। कहाँ पहुंचता है? गुजरात पहुंचता है। तो गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था, याद है आपको? ओ भीम द्वितीय, या हम जिन्हें कहते हैं मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय, ये किस वंश के थे? सोलंकी वंश के थे। इनका शासन था। कहां पर शासन था? गुजरात में। तो गुजरात 1175 में, तो 1173 में बना राजा, 1175 में आ गया मुल्तान, 1178 में आ गया वो कहां पर? 1178 में जो है वो आ जाता है गुजरात में। कहाँ जाता है? 1178 में गुजरात में। 1178 में, अब 1178 में उसकी लड़ाई गुजरात में अहनलवाड़ में मूलराज द्वितीय से होती है। किससे होती है? सोलंकी वंश के राजा मूलराज द्वितीय से। और वह फिर आगे जब लड़ाई होती है तो इस युद्ध में गौरी बुरी तरीके से पराजित होता है। किससे? मूलराज द्वितीय से। गौरी को भयंकर कूट दिया मूलराज द्वितीय ने, बंदी बना लिया, हाथ पांव बांध कर डाल दे, खूब मार दई। गौरी ने कही कि साहब हाँ छोड़ दे, अब नहीं आ रहा दोबारा, बस। तो गौरी यहां से वापस लौटता है। इस युद्ध से उसने बहुत सी चीजें सीखी कि भारत के राजाओं को कैसे हराना है, क्या करना है। और 1186 में देखो लौट गया यहां से, 1186 में उसने वापस से पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, या इधर मान लो ये आ गया पंजाब। 1186 में उसने लाहौर, भटिंडा, 87, 88, 89 तक उसने बहुत से पंजाब, मतलब 1189 तक उसने पूरे पंजाब पे अधिकार कर लिया। यहां तक बात तक समझ में आ गई तुम्हें? 1186 से 89 तक उसने बहुत पंजाब के लगभग संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। मुल्तान को वो पहले जीत चुका था, पंजाब को और जीत लिया। अब उसके सामने क्या आ गया? राजस्थान आ गया। क्या आ गया? ये क्या है? राजस्थान। राजस्थान में थे चौहान साम्राज्य। क्या था? गौरी के और चौहान की अब सीमा टकराने लगी। ये जो हरे कलर में है ये पूरा गौर साम्राज्य है, ये जो लाल कलर में है ये चौहान साम्राज्य, ये जो पीले कलर में है यहां पर लग गया हमारा सोलंकी वंश का साम्राज्य। बात समझ में आ रही है आपको? तो उसने लाहौर को जीता और पंजाब को जीता। अब टकराने लगी बॉर्डर किससे? चौहान वंश के साम्राज्य से। और चौहान वंश का उस समय राजा था पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की अगर आप थोड़े और इधर इस इलाके में आके देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है एक और साम्राज्य मिलेगा जिसका नाम है गहड़वाल वंश। क्या नाम है? गहड़वाल वंश। अब गहड़वाल वंश का उस समय राजा कौन था? जयचंद। कौन था? जयचंद। और आपको पता है कि जयचंद और पृथ्वीराज की चल रही थी।
पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का आपस में, क्योंकि संयोगिता का अपहरण कर लिया था पृथ्वीराज ने। संयोगिता जयचंद की बेटी थी। जयचंद के बुलावे पर, आमंत्रण पर मोहम्मद गौरी ने, या फिर खुद की सीमाएं टच हो रही थी, इस बात के विवाद को लेकर मोहम्मद गौरी ने 1191 में पहला और 1192 में दूसरा, ये दो युद्ध लड़े पृथ्वीराज चौहान से। इन युद्धों को हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। पहले युद्ध में गौरी हारा और दूसरे युद्ध में गौरी जीता, और जीत करके उसने, जो चौहानों की राजधानी थी वो थी अजय मेरू मतलब अजमेर, और उनके ही इलाके में था दिल्ली। दिल्ली पहले तोमरों का था लेकिन वो चौहानों को प्राप्त हो गया था। तो अजमेर से लेकर दिल्ली तक पूरे इलाके पे कब्जा हो गया किसका? गौरी का। बात सही में आ रही है आपको? गौरी का कब्जा हो गया। अब गौरी, ये बात 1191-92 की है। फिर गौरी ने अपनी विजय यात्रा जारी रखी। गौरी के दो सेनापति थे। एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था? और एक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली के आसपास का पूरा इलाका सौंप दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1194 में गौरी और जयचंद की लड़ाई हुई। युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। यह हुआ था कब? 1194। और इस युद्ध में जयचंद मारा गया और पूरा कन्नौज वाला इलाका कब्जे में कर लिया। किसने? यानी कि ये हिस्सा तो गौरी के पास था ही, ये वाला हिस्सा और गौरी ने अपने आधिपत्य में ले लिया। उसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उससे कहा कि तुम पूर्व की ओर यात्रा करो। तो पूर्व की ओर जब इधर जाएगा तो और क्या पड़ेगा? बिहार पड़ेगा, बंगाल पड़ेगा। कौन गया? बख्तियार खिलजी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहां पर ये कंडीशन। ये गौर प्रांत है। 1173 में राजा बना था गौरी, और उसने फिर इस तरफ की ओर यात्रा शुरू की, और उसने 1175 में किसको जीता? मुल्तान को। और वो आ गया कहां पर? ये मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय ने कहते हैं। कौन सा वंश? सोलंकी। यहां आ गया वो 1178 में। और फिर वो वापस जाता है। तो ये हमारा जो इलाका पड़ता है इसे हम बोलते हैं पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब पर उसने जो अधिकार कर लिया वो कर लिया 1186 में। 1186 में पंजाब पे आक्रमण कर दिया। 89 तक उसने लाहौर वगैरह कुछ, पंजाब में क्या है? लाहौर पड़ता है। लाहौर कहाँ पड़ता है? लाहौर पंजाब में ही पड़ता है। यहीं पर पंजाब की राजधानी क्या है? लाहौर। तो उसने लाहौर को भी जीत लिया। अब उसकी बॉर्डर टकराने लगी किससे? चौहानों से। तो चौहानों के साथ में उसके दो युद्ध होते हैं। एक होता है 1191 में और दूसरा होता है 1192 में। इन दोनों युद्धों को हम जानते हैं तराइन के युद्ध के नाम से। तराइन के युद्ध, ये तराइन के युद्ध हुए। इन दोनों युद्धों में 1191 में गौरी हारा और 1192 में गौरी जीता। गौरी जीता। 1194 में उसका युद्ध होता है कन्नौज के शासक जिसका नाम था जयचंद। ये युद्ध उसका होता है 1194 में। 1194 में इस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में जो है गौरी क्या होता है? गौरी जीत जाता है। गौरी जीतता है, जीत जाता है और जयचंद मारा जाता है। ये पूरी कहानी इस प्रकार थी। हमने कहा गौरी के दो सेनापति थे। एक का नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा नाम था खिलजी, बख्तियार खिलजी। ऐबक को उसने सौंप दिया। ये वाला पूरा इलाका किसका हो गया? ऐबक का हो गया। और खिलजी को उसने भेज दिया कहाँ की ओर? खिलजी को उसने भेज दिया पूरब की ओर। पूरब में पहुंचता है वो बिहार, मगध,
यहाँ पर उसका सामना, जो यहाँ पर विश्वविद्यालय था कौन सा, नालंदा, विक्रमशिला। नालंदा बनवाया था कुमारगुप्त ने। तो ये जो खिलजी होता है ये क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ देता है। आगे पहुंचता है ये असम। असम के शासक इस खिलजी को खूब कनपटी में दे दा के वापस भगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से गौरी ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1194 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वापस जाता है कहाँ पर, चालुक या मूलराज द्वितीय सोलंकी वंश के राजा, जिनका राज्य कहाँ पर था, गुजरात में। गुजरात में पहली लड़ाई हो गई थी 1178 में। किसकी हो गई थी, मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय की। इसमें मोहम्मद गौरी हारा गया था, उसको बंदी बना लिया था। इस हार का बदला लेने के लिए गौरी का सेनापति ऐबक आक्रमण करता है गुजरात पर। कब करता है, 1194 में। और इस युद्ध में भी ऐबक को भी पराजित कर देता है। कौन, मोहम्मद गौरी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक हार नहीं मानता, बार बार आक्रमण करता रहता है। लगातार युद्धों से भीम द्वितीय त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। ठीक है, और भीम द्वितीय का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। बहुत लूटपाट मचाता है ऐबक, बार बार आक्रमण करता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत सा हिस्सा आ गया था। उसके पास धन संपदा, सैनिकों की कोई कमी नहीं थी, है ना। नए नए सैनिक बुलाता, हर बार आक्रमण कर देता। उसके पास तो यही साम्राज्य था, तो परेशान हो गया। और अंत में मूलराज द्वितीय के साम्राज्य पर, सोलंकी वंश के साम्राज्य पर गुजरात में एक नया वंश पैदा होता है, जैसे हम बोलते हैं बघेल वंश। क्या आ जाता है, बघेल वंश। बाद में बघेल वंश के जो राजा होते हैं वो गौरी की या कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो और बाद में फिर ये ऐबक कहाँ पहुंचता है, हमारे मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में आपको पता है कौन सा वंश है, चंदेल वंश है। और चंदेल वंश के उस समय राजा कौन थे, परमर्थी देव। कौन थे, परमर्थी देव थे, परमर्थी देव। और परमर्थी जो देव थे इन्हें राजा परमाल भी कहते हैं। इन्हीं के दरबार में आलाउदल रहते थे। चंदेल वंश के बारे में पढ़ाया था मैंने, नन्नुक इसके संस्थापक थे। परमर्थी देव इसकी ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इनका सेनापति इनको मार देता है। बात समझ में आई आपको। तो ये पूरी कहानी है, युद्धों पे लगातार युद्ध हो रहे हैं। अगर आप इसको कहानी के तौर पे पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप सारे युद्धों में ही गड्ढ हो जाओगे। एक चेन बनाओ, एक सीक्वेंस। जैसे मैंने उठाया 1173 से, उठाया 1173, आगे बढ़ा, इस तरफ नहीं बढ़ा क्योंकि इस तरफ क्या है, गजनी है। वो गजनी में उसका भाई था। उसका भाई कब मरा है, 1203 में मरा है। तब तक तो कम से कम वो यहीं रहा होगा। और ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया, क्योंकि 1206 में कौन मर गया, गौरी मर गया। बात समझ रहे हो, 1203 में उसका भाई मरा, 1206 में वो मर गए। हालांकि पृथ्वीराज रासो के अनुसार तो उसकी मृत्यु तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ही हो गई, लेकिन वो उस बात को हम सत्य नहीं मानते। चलिए तो देखते हैं इसको। मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर प्रस्थान किया, और मोहम्मद गौरी एक अफगानी सेनापति था। यह एक महान विजेता और सैन्य संचालक था। यही तो कारण है कि इसने इतने बड़े क्षेत्र को जीत लिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो देखते हैं मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य है। आप देखिए गौरी वंश का साम्राज्य ये पूरे गजनी वाले इलाके में था। यहाँ पे गौर नाम का कबीला, और बाद में उसने भारत की ओर यात्रा की। ये संपूर्ण गौर साम्राज्य है। भारत में उस समय पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य था, और ये अहनलबाड़ में गुजरात में सोलंकी वंश या चालुक सोलंकी वंश का साम्राज्य है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं तो ये भारत का पूरा नक्शा, इसको आप और अच्छे ढंग से समझ लीजिए। ये ऊपर गौर नाम का कबीला, अफगानिस्तान, है ना। इधर पड़ता है हमारा क्या, गजनी। ये हमारा क्या था, गजनी। और अफगानिस्तान मुल्तान, फिर ये राजस्थान में चौहान, इनकी राजधानी अजमेर। ये चालुक सोलंकी, इनकी राजधानी थी अहनलबाड़। क्या थी, अहनलबाड़। ये कन्नौज के राजा गहड़वाल वंश के जयचंद थे। ठीक,
अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, तो सिबाउद्दीन मोहम्मद गौरी था। इसका दूसरा नाम क्या है, मुजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये इसके सिक्कों पे लिखा मिलता है, क्या मिलता है, इसके सिक्कों पे लिखा मिलता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है। जन्म हुआ था 1149 में। एक गौर, जो वर्तमान में अफगानिस्तान का एक कबीला है, गौर कबीला या गौरी कबीला, उसकी मृत्यु हो गई 15 मार्च 1206 को। दम्यक झेलम जिला, वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है। इसका बड़े भाई का नाम था, कौन था, गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया था, 1175 में मुल्तान पे। कहाँ किया था, आपको याद हो जाएगा, कोमल दर्रे होते हुए भारत में प्रवेश किया और मुल्तान और उच्च को अपने अधीन कर लिया। उच्च की जगह ये कच्छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कच्छ। मुल्तान को जीता, कच्छ को जीता। कच्छ गुजरात का रेगिस्तान है, सफेद रेगिस्तान। 1178 में गौरी ने कहाँ पहुंचा, गुजरात के बघेल नहीं, सोलंकी थे ये। कौन थे, सोलंकी। सोलंकी शासक जिनका नाम था मूलराज द्वितीय, जिन्हें हम भीम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में ये छोटे थे, इनकी मां ने ही उस युद्ध का नेतृत्व किया था। एक महिला ने, ये मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, उसमें बच्चे थे छोटे से। इनकी मां शासक बन गई थी गुजरात की, उन्होंने ही क्या किया था, नेतृत्व किया था युद्ध का। और उन्होंने पूरे भारत पे जो इतने बड़े गौरी को, जो भी मुल्तान को हरा के आया था, बहुत बड़ा मतलब योद्धा था, उसको पराजित कर दिया। ठीक है। और ना केवल पराजित किया, फिर उसे बंदी बना लिया। ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी, सोलंकी वंश के राजाओं के, उसे आजाद कर दिया, उसे छोड़ दिया। छोड़ना नहीं था उसे, भाई टपका देना था। ठीक है। देखिए 1179-80 में गौरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 78 में हार गया, वापस गया 1980 में। उसे पेशावर, पेशावर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। पेशावर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। कब्जा कर लिया। गौरी ने 1182 में सिंध के निचले हिस्से पर आक्रमण कर शुक्रा वंश को अपने अधीन कर लिया। 1186 में गौर ने खुसरो मलिक, ये कहाँ का राजा था, लाहौर। लाहौर मतलब क्या, पंजाब। वास्तव में ये खुसरो मलिक एक सिया था। कौन था, सिया। तो सिया आप जानते हैं, मुसलमान दो प्रकार होते हैं, सिया और सुन्नी। ये खुसरो मलिक वास्तव में पहले ये बौद्ध हुआ करते थे और बौद्धों से मुसलमान बने थे। तो 1186 में गौरी ने खुसरो मलिक से लाहौर को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1190 तक संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य में मिला लिया। 1190 तक पूरे पंजाब को, पहले लाहौर को जीता, पर मुल्तान, भटिंडा मटिंडा जो पंजाब क्षेत्र, उन सबको मिला लिया। अब उसकी सीमा टकराने लगी थी पृथ्वीराज चौहान से। 1173 में गौरी कबीला बना, 75 में मुल्तान आया, 78 में गुजरात पहुंचा, वहां पराजित हो गया। ठीक है। उसके बाद में सीधा 1186, याद रखो, 1186 में लाहौर जीता, और लाहौर के बाद 90 तक उसने, 86 से 90 तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। अब उसकी सीमा टकराने लगी किससे, पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान सीमा टकराने लगी। इधर जयचंद की पृथ्वीराज चौहान की चली रही थी, और जयचंद ने उसको बुलाया कि आप आओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, तुम रख लेना राजस्थान और मुझे दे देना दिल्ली, क्योंकि ये मेरी मोड़िए भगा के ले गया था संयुक्ता को, तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। गौरी आया, जयचंद के भरोसे आया, और पृथ्वीराज चौहान ने इसको पलट पलट के पीटा, हाथ पांव सुजोदाए मार मार के। वो चिल्लाते हुए वापस चला गया। चिल्लाओ जयचंद बचा ले, जयचंद सो रहा हो तो आराम से। जयचंद जान रहा था कि मैं गया तो मैं भी कुटूंगा। और बाद में 1192 में उसने 1 साल बढ़िया इलाज मिलाज करवाओ, हाथ पांव सिकवाए, सूझ साझ गए थे। बाद में फिर आक्रमण किया, और फिर इस बार उसने चौहानों को, चौहान अपनी मस्ती में मस्त थे कि उन्हें घमंड हो गया था, हमने एक बार मारा फिर मारेंगे, बढ़िया। और न्याय संगत युद्ध कर रहे थे, शाम को 6 बजे के बाद युद्ध नहीं करना, है ना, निहत्थे पे वार नहीं करना। ये थोड़े से अपने क्षत्रिय धर्म को निभा रहे थे। उन्होंने सभी धर्मों को धर दिया एक आड़ में। गौरी, वो तो मुस्लिम थे, उनके लिए थोड़ी बहुत ये धर्म मरम थे। उन्होंने कहा लगो लट्ठे एक तन से, जैसे मरे मारो, और उन्होंने कब्जा कर लिया। देखिए गौर साम्राज्य का अंग बन गया पंजाब। 91 में दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान,
और गौरी के बीच में, तराइन के बीच में, तराइन का जो मैदान है, तराइन का जो मैदान है वहां पर मुकाबला हुआ, जिसमें गौरी पराजित हो गया। 1192 में गौरी और चौहान के बीच में तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ, इसे तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी थे और इसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले कवि चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासों से प्राप्त होती। उसमें लिखा है कि 4 बांस 14 लड़ी अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। वो इस पंक्ति के माध्यम से सुल्तान की स्थिति बता रहे हैं कि 4 बांस 14 लड़ी अंगुल अष्ट प्रमाण इतनी ऊपर बैठा है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी चौहान की। आंख बांध के उसने कहा, गौरी ने कहा कि हमने सुना कि तुम शब्द भेदी हो, तुम अपना चमत्कार हमें बताओ, ये हम नहीं मानते। उसने कहा साहब बिल्कुल, मैं आवाज सुन के ही तीर चला सकता हूँ, बिना देखे ही मेरा तीर सटीक निशाने पे लगता है। उसने कहा हम कैसे माने, कभी करके बताओ। करके बताएंगे। तो उसने बढ़िया दिमाग लगाया और दोनों ने मिलके, चूंकि जो चंद्रबरदाई था वो पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, सेनापति भी था, तो उसने बोल दिया कान में, तो उसने बाण दिया और गौरी की मृत्यु हो गई। ऐसा कहता है पृथ्वीराज रासो। जबकि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि 1194 में उसने फिर लड़ाई लड़ी थी चंदावर के युद्ध। 1206 में उसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने पराजित हो गया। कौन हो गया भैया, मोहम्मद गौरी से। 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के नरेश जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, चंदावर। इस युद्ध में अभी गौरी ही जीता। ये जयचंद गया होगा कि भाई साहब अपनी बात बीती कि दिल्ली हमें दे दो। उन्होंने कहा जा तो दिल्ली दूं, ठीक है। चंदावर के युद्ध में कनपटे में दे दिया खींच के गौरी ने जयचंद के। और जयचंद थे कौन से वंश के, गहड़वाल वंश के। क्या थे, गहड़वाल वंश। इनकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी, ठीक है। 1195-96 में गौरी ने चुनार के पास जाटों को और राजपूतों को पराजित किया। 1205 में गौरी ने खोखरों को पराजित कर दिया। ये पूरा उत्तर प्रदेश, भरतपुर, राजस्थान, आगरा के आसपास का इलाका है पूरा, यहाँ जाट और खोकर बहुत ज्यादा हावी रहे हैं। ये वही जाट खोकर हैं जिन्होंने किसको कूटा था, गजनबी को कूटा था, जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहे थे। तो इनको पराजित किया। और गजनी वापसी के मार्ग में, जब वो गजनी वापस जा रहा था, तो 15 मार्च 1206 को जो अफरीदी एक करमार्थी कबीलों द्वारा सिंधु नदी के आसपास दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त धोखे से मोहम्मद गौरी की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये एक आफरीदी जो कबीला था, ये उनको पहले कूट पीट के आया होगा। उन्होंने कहा बेटा निकले वो तो जाइए। और तो जो दम्यक नामक स्थान था पंजाब में, वहां पर ये नमाज पढ़ रहा था। तो इस कबीले के आफरीदी ने उठा के उसके सर को धड़ से अलग कर दिया मोहम्मद गौरी। और गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी के जो सिक्के मिले हैं वो थोड़ी सी, ये बात थोड़ी सी असमंजस है। मुस्लिम था, आक्रमणकारी था, लेकिन इसके सिक्कों पर एक तरफ भगवान शिव और नंदी बैल की आकृति व देवनागरी लिपि में लिखा है पृथ्वीराज, और दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन साम लिखा है। मोहम्मद बिन साम, अभी मैंने कहा था इसका दूसरा नाम क्या था, मोहम्मद बिन। इसके सिक्कों पर एक तरफ भगवान शिव और नंदी की प्रतिमा है और पृथ्वीराज लिखा है। हो सकता है इस बात से हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि ये पृथ्वीराज की वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ होगा। वैसे तो चंद्रबरदाई कहता है कि इसने 17 बार आक्रमण किया पृथ्वीराज पर, और 16 बार मारा पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को, और 17वीं बार बहुत धोखे से जीत गया। बात समझ रहे हो, या अपने लोगों के द्वारा किए गए, जो उन्होंने धोखा किया, अपने लोगों ने गद्दारी की, जयचंद जैसे लोगों ने, तो यह गौरी जीत गया तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है। वैसे नहीं जीत पाता। हो सकता है ये पृथ्वीराज चौहान की वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हो, और इसलिए उसने अपने सिक्कों पर भगवान शंकर, नंदी और पृथ्वीराज शब्द अंकित करवाया। दूसरी तरफ जो है उसने खुद का एक घोड़े के साथ मोहम्मद बिन साम लिखा है। मोहम्मद बिन साम इसका खुद का ही दूसरा नाम रहा होगा।
मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी देहली बाल अंकित रहे, यानी लक्ष्मी जी की चित्र भी बना हुआ है कुछ सिक्कों पर। तो यहां से फिर आ जाता है क्या, सल्तनत काल। सल्तनत काल है क्या, पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, आपको मैं बताऊं, सल्तनत काल को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ जाइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक और सेनापति था। तो दोनों सेनापति जो थे, उन दोनों सेनापतियों को, अब उसने इतना बड़ा इलाका, ये चौहान अजमेर ये इलाका जीत लिया था, ये कन्नौज भी उसके अधिकार में आ गया था, ठीक है। और उसने, ऐबक ने, आपने देखा 1194 के बाद में ये सोलंकी वंश का राम साम्राज्य भी जीत लिया। इधर आप देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश तक आ जाता है, चंदेल वंश उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, परमर्ती देव। बख्तियार खिलजी को वो दक्षिण की पूरब की ओर भेजता है, और वो वेरी मोस्ट पॉइंट है। बख्तियार खिलजी क्या करता है, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करता है, उनमें आग लगा देता है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा गया कि इसमें जब आग लगाई बख्तियार खिलजी ने, तो वो 6 महीने तक धधक धधक के जलता रहा। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हो कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितनी पुस्तकें रखी रही होंगी, जो 6 महीने तक उसकी आग नहीं बुझी। हमारा कितना बड़ा प्राचीन समृद्ध साहित्य, पुस्तकें, ग्रंथ, पुराण आदि वहां पर हमारे ऋषि मुनियों या हमारे लोगों द्वारा, भारत के विद्वानों द्वारा जो रिसर्च किए गए थे, अनुसंधान किए गए थे, वो सारे सारे ग्रंथ यहाँ पर जल के राख हो गए। एक इतिहासकार है जिसका नाम है वर्नी। वर्नी ये लिखता है कि अगर गौरी 20 लाख लोगों को मार देता तो भी उतना नुकसान नहीं होता जितना नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देने से हो गया, क्योंकि एक पूरी की पूरी हजारों साल की हमारी मेहनत पे ही पानी फिर गया। और ये भी कहा जाता है, एक छोटी सी मैंने किंवदंती कहीं पढ़ी थी या सुनी थी, बख्तियार खिलजी ने, ये बहुत बीमार हो गया जब वो बिहार में था, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। उसने हकीम और बहुत सारे हकीम, जो कि इस्लामिक डॉक्टर होते हैं, उन्हें हकीम कहा जाता है, हम उन्हें अपने आयुर्वेद में उन्हें वैद्य कहते हैं, और एलोपैथी जो अंग्रेजी है उसमें डॉक्टर कहते हैं। हकीम, वैद्य, डॉक्टर एक ही शब्द है। हकीमों को बुलाया, पर वो उसका रोग ठीक ही नहीं हो रहा था। उसने घोषणा की, भाई जो मुझे ठीक कर दे। बाद में उसे मालूम चला कि कोई भैया नालंदा विश्वविद्यालय में कोई मिश्रा जी हैं, कोई अच्छे वैद्य हैं, बड़े चिकित्सक हैं, जानकार हैं, वो तुम्हें ठीक कर सकते हैं। पर उसे अपनी अहम के कारण कि हम इस्लाम या हम मुसलमान, हमसे ज़्यादा विद्वान ये काफिर कैसे हो सकता है, पर मरता क्या ना करता, उसने मिश्रा जी को बुलाया अपने पास, और बुला करके उसने कहा कि मेरा इलाज करो, वो ध्यान से सुनो कि मैं कोई गोली दवाई नहीं खाऊंगा, और मैं 3 दिन के अंदर ठीक होना चाहिए हूँ। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, सर कलम करवा दिया जाएगा तुम्हारा। तो बेचारे मिश्रा जी बड़ी टेंशन में, गोली दवाई खाएगा नहीं, ये कैसे काम चलेगा। तो वो आए, उन्हें दिमाग लगाया, सोचा विचार किया। वो तो वैसे ही अनुसंधान तार्किक व्यक्ति थे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे होंगे, तो उन्हें दिमाग लगू के अगले दिन वो कुरान लेकर के उनके पास पहुंचे कि साहब ये कुरान के पेज नंबर इतने से लेके पेज नंबर इतने तक आपको सुबह पढ़ना है, पेज नंबर इतने से लेके इतने तक आपको शाम को पढ़ना है, और पेज नंबर इतने से लेके इतने तक आपको शाम को पढ़ना है। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम उसने बता दिया, आप 3 दिन तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने कहा ऐसा होता है, चलो ठीक है, उसने पढ़ लिया, वो वास्तव में वो 3 दिन में ठीक हो गए। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ठीक कैसे हो गया। उनके इतने इतने बड़े विद्वान यहाँ पर कि इन्होंने कुछ दवाई भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, और मुझे मेरी कुरान पढ़ा के ही ठीक कर दिया। इतना साध्य रोग जो सच्चे हकीमों से ठीक नहीं हो सकता था, ये एक वैद्य हमारे हकीमों से कितना श्रेष्ठ हो सकता है। इस बात की जलस से उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। जबकि उन्होंने कहा कि जो पुस्तक को वो पढ़ रहे थे, तो वो पुस्तक को पढ़ते ऐसे अपन पेज पलट देते हैं, तो वो पेज उसके पृष्ठों पर उसने क्या लगा दी थी, दवाई लगा दी थी। उसने दिमाग से गेम किया, पेज पलटा, पेज पलटा, तो बस दवाई उसके अंदर चली गई, वो ठीक हो गया।
ये कहीं पर मैंने पढ़ा था, और हो सकता है ये किंवदंती, ये कथा मनगढ़ंत भी हो सकती है ना, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, पर मैंने ये कहीं पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया। पर ये क्लियर है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी और हमारा बहुत बड़ा समृद्ध साहित्य जल के नष्ट हो गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने नष्ट करवा दिया। इस प्रकार से मोहम्मद गौरी और उसके सेनापतियों ने संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। और हम देखते हैं जब गौरी वापस गया वो 1206 में दम्यक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। जब वो ये वापस गया था तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास क्षेत्र आप जानते हैं पहले के जमाने इसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ का शासक किसे बना गया था? वो जिम्मेदारी सौंप गया था ऐबक को। किस सौंप गया था? ऐबक। और ऐबक ने फिर यहां पर ही एक वंश की स्थापना की। ऐबक खुद क्या था? गुलाम था। अच्छा, ऐसी बात नहीं है अकेले कुतुबुद्दीन ऐबक को ही उसने शासक नहीं बनाया, जबकि उसने गौर प्रदेश का या गजनी प्रदेश का या मुल्तान का हर जगह उसने अपने गुलामों को ही नियुक्त किया था, जवाबदारी सौंपी थी। गुलाम कौन होते हैं? गुलाम मतलब पहले के जमाने में मनुष्य, जैसे आज गाय भैंस भेड़ बकरी बिकती है ना, कि हमारी गई हमने तुम्हें बेच दी तो तुम्हारी हो गई हमेशा के लाना बा, ठीक है, तुम कोई और बेच सकते हो। पहले मनुष्य बिकते थे ऐसे, है ना। गुलाम उन्हीं को कहते थे। जैसे मैंने तुझे खरीद लिया 2000 रुपया में, तू मेरा काम करेगा, मेरा गुलाम, मैं कहूँगा वो करेगा, फिर मैं तुझे किसी को 3000 में बेच दूँ। ये मनुष्यों की खरीद फरोख्त होती थी। ये दास या गुलाम कहलाते थे। तो ये गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक या बख्तियार खिलजी। और इन कुतुबुद्दीन ऐबक को जब भारत का क्षेत्र सौंप के चला गया, क्योंकि 1206 में उसकी मृत्यु हो गई, तो अब उसका जो पुत्र वगैरह रहा होगा वो वहाँ गौर प्रदेश का शासक बना होगा। तो वो जो ऐबक था वो अपने आप को स्वतंत्र राजा नहीं माना। क्यों? क्योंकि वह गौरी का गुलाम था। भले ही गौरी मर गया, वो चाहता तो खुद से राजा बन लेता, पर उसने कहा कि नहीं, वह अपने आप को मोहम्मद गौरी के बेटे का प्रतिनिधि मानता था। मोहम्मद गौरी का बेटा यहाँ रहा होगा, उसका प्रतिनिधि मानता था। और समय समय पर ये टैक्स भी, कर भी जो यहाँ से इकट्ठा होता था, राजस्व, वो कहाँ भेजता था? गौरी के। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गुलाम वंश की नींव पड़ी और कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में हम देखते हैं इल्तुतमिश आता है तो वो आकर के अपने आप को इस इलाके का स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। बात शुरू होती है 1206 से और बात चलती है 1526 तक। इस पूरे समय को हम कहते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल, सल्तनत काल क्यों कहते हैं इस इलाके को हम? क्योंकि इस समय के जो शासक थे खुद को कहते थे सुल्तान। क्या कहते थे? सुल्तान। ये समय है 1206 से 1526। कुल इसमें 5 वंश हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये आपको याद रखना है अच्छे से। सल्तनत काल मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ हो जाता है और लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी तक चलता है। ये समय है पूरा 1206 से शुरू होता है और 1526 तक चलता है। इसमें कुल 5 वंश होते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये 5 वंश होते हैं और इन 5 वंशों में पहला वंश गुलाम वंश है जो 1206 से 1290 तक है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक है। अच्छे से पढ़ लेना ए लड़कियों। ये हाथ 4 नंगन्ये हैं, गाल में पड़ेंगे तो 8 उछलेंगी। क्या उछलेंगी? 8। इसलिए है ना, अजय सीधो बैठ जा, हाथ मत टेक है लक्षण से, लक्षण से को दे मैं बयाल। खिलजी वंश 1290 से 1320, गुलाम 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414 और सैयद 1414 से 1451 और लोधी 1451 से 1526। अच्छे से याद करिए।
पहला गुलाम वंश 1206 से 1290। दूसरा कौन सा वंश? खिलजी 1290 से 1320। तीसरा तुगलक 1320 से 1414। और चौथा सैयद 1414 से 1451। और लास्ट है लोधी 1451 से 1526। को है वो 1726 को कह रहा होता यार, कहने पटन देते हो घरे कड़ जाइए कहीं 1726 तो देखा नहीं 1526। आराम करो, मार मार के दोहरे कर दूंगा मैं भी यार। तो ये आपसे मैं कल पूछूंगा, एक क्रम से याद रहे। GKTSL, GKTSL, गुलाम, खिलजी, ना तुगलक, सैयद, लोधी, GKTSL, समय और मोहम्मद गौरी से संबंध कुछ भी। कल हम शुरुआत करेंगे यहीं से, गुलाम वंश से। ठीक, स्टॉप।